नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग प्रत्येक रचनाकार की व्याख्या को संपूर्णता के साथ देखेंगे, यानी व्याख्या की जो भी पंक्तियां बनेंगी उनको कंप्लीट रूप में देखेंगे, जहाँ जहाँ से पंक्तियां पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए बोर्ड पर आप निराला की व्याख्या को हम लोग देख रहे हैं। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस एलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा, लिख दिया मानो जहां सारा। जैसे किसी ने अधिक देखने को एक आंख दबाकर देखा हो शाम का तारा। और फिर जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते रोके नहीं रुकता जोश का पारा। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं वो कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? कुकुरमुत्ता से। जब आप कुकुरमुत्ता की व्याख्या लिखें तो इसकी शुरुआत ही करें कि प्रस्तुत हास्य व्यंग मूलक पंक्तियां। क्यों ऐसा? क्योंकि निराला ने इस रचना को हास्य व्यंग के उद्देश्य से ही लिखा है। तो शुरुआत करें, प्रस्तुत हास्य व्यंग मूलक पंक्तियां निराला रचित कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। कुकुरमुत्ता राग विराग में संकलित है। यदि आप यह भी लिखना चाहें तो लिखिए। दोस्तों, इस कुकुरमुत्ता में रचनाकार निराला ने विदेशी बाह्य दर्शनों का जमकर मजाक उड़ाया है। साहित्य जगत में या हिंदी साहित्य में जिन विदेशी दर्शनों का सहारा लेकर के, विशेष करके मार्क्सवाद का सहारा लेकर के प्रगतिवाद आया और फ्रायड, इलियट आदि का सहारा लेकर के प्रयोगवाद आया, रचनाकार निराला ने यह माना था कि जो समाज में अनैतिकता परोसे या जो समाज में एक प्रकार से उन्माद फैलाए, हिंसा और घृणा का प्रसार करे, इस प्रकार की विचारधारा को साहित्य और समाज में प्रश्रय दिया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह कहीं ना कहीं समाज को सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग में बांट करके समाज में एक प्रकार से उन्माद फैलाती है। और जो फ्रायडवादी विचारधारा है उसका काम है यौन भावों की नग्न अभिव्यक्ति करना, यानी फ्रायड के नाम पर अवचेतन मन में दबी हुई काम कुंठाओं को भी अभिव्यक्ति देना। एक यदि समाज में अनैतिकता परोसने के लिए जिम्मेदार है, समाज के संयम को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार है फ्रायडवादी विचारधारा, तो मार्क्सवादी विचारधारा कहीं ना कहीं दोस्तों समाज को घृणा और हिंसा में ढकेलने के लिए जिम्मेदार है। रचनाकार निराला मार्क्स के विरोधी नहीं थे, किंतु उनका विरोध उन मार्क्सवादियों से था, आज के तथाकथित अराजकतावादी मार्क्सवादियों से। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि कुकुरमुत्ता की जो तर्क योजना है वह उस वर्ग दृष्टि का पता देती है जो सर्वहारा की वर्ग दृष्टि नहीं है, बल्कि आज के शहरी आवारा टटपूंजियों की वर्ग दृष्टि या उनकी तर्क योजना का पर्याय है। आजकल आप लोग सुने होंगे एक शब्द है, हालांकि मैं आपको उधर ढकेलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी परीक्षा में काम देगा ये सब मामला। आजकल एक शब्द है अर्बन नक्सलिज्म। तो ये जो अर्बन या शहरी नक्सलवाद है ये पढ़े लिखे बौद्धिक आतंकियों का एक शगल बनता जा रहा है। तो निराला का विरोध दोस्तों उन मार्क्सवादियों से था, आज के तथाकथित मार्क्सवादियों से, जो बिना मार्क्स को ढंग से समझे मार्क्स के नाम पर समाज को बांट करके अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। इसलिए साहित्य जगत में भी जो प्रोग्रेसिव रचनाकार, प्रगतिवादी रचनाकार हैं, उन पर उन्होंने जमकर व्यंग किया
और जो प्रयोगवादी रचनाकार हैं, जो फ्रायडवादी हैं, इसीलिए इन्होंने लिखा कॉस्मोपॉलिटन। इसी में आगे अगर देखेंगे कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, जैसे फ्रायड और लिट्टन, फैलेसी और फलसफा, जरूरत हो और हो रफा। तो रचनाकार निराला, जाहिर सी बात है कि उन पर अद्वैतवाद का प्रभाव था। निराला पर किसका प्रभाव था दोस्तों? अद्वैतवाद समाज में भेद को नहीं स्वीकार करता, बल्कि पूरे समाज को समन्वय से जोड़कर देखना चाहता है। इसीलिए निराला की इस रचना कुकुरमुत्ता में आप देखेंगे कि माली की बेटी गोली और नवाब की बेटी बहार, यानी अमीर और गरीब दोनों की मैत्री दर्शाई गई है। मानवतावाद और अद्वैतवाद दोनों एक है। इसीलिए कबीर पर इस अद्वैतवाद का प्रभाव देखते हैं आप। और तब कबीर ना तो अवर्ण सवर्ण में कोई भेद मानते हैं, ना हिंदू मुसलमान में। जैसे कबीर कहा करते थे कि को बाभन को शूद्रा, या कहा करते थे हिंदू तुरक का कर्ता एके, या कहा करते थे एक बूंदते विश्व रच्यो है। उसी प्रकार निराला भी मानते थे कि समाज में कोई भेद मत कीजिए, समाज को तो एक करने की आवश्यकता है। इसीलिए अद्वैतवादी विचारधारा का उन्होंने प्रभाव लिया था। और मार्क्सवादी जो प्रोग्रेसिव रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद है वही दर्शन के क्षेत्र में मार्क्सवाद है, और हिंदी साहित्य में जो प्रयोगवाद है वही दर्शन के क्षेत्र में फ्रायडवाद है, इलियटवाद है। तो कहते हैं निराला, ये जो उनकी रचना है कुकुरमुत्ता, उसकी पंक्तियाँ हास्य व्यंग मूलक हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने हास्य व्यंग किया है या प्रहार किया है आज के टटपुंजीय या अराजकतावादी मार्क्सवादियों पर। इसीलिए या फिर कह लें फ्रायडवादियों पर। तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत हास्य व्यंग मूलक पंक्तियाँ निराला रचित कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। यह रचना राग विराग में संकलित है। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार ने यह संकेत दिया कि विदेशी विचारों, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, विदेशी विचारधारा या विदेशी दर्शनों का सहारा लेकर भारतीय समाज को बांटने की कोशिश या भारतीय समाज को देखने की कोशिश कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि अनुचित है, अनुदात है। इसीलिए कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर के माध्यम से उन्होंने एक तरफ टी.एस. इलियट पर प्रहार किया, तो दूसरी तरफ आज के प्रोग्रेसिव कवियों पर, यानी मार्क्सवादी विचारधारा के रचनाकारों पर और फ्रायडवादी विचारधारा के रचनाकारों पर उन्होंने प्रहार किया, व्यंग किया कि इन रचनाकारों ने विदेशी दर्शनों का सहारा लेकर के भारतीय समाज को देखने की कोशिश की। और बुरा तो तब हुआ जब इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहां सारा, और जैसे किसी ने बहुत देखने को एक आंख दबाकर देखा हो शाम का तारा। बिना सोचे समझे किसी भी विचारधारा में आकर विदेश की विचारधारा, कहाँ के मार्क्स रहने वाले, किस विदेश के रहने वाले फ्रायड, उनका समाज कैसा था। भारतीय समाज शुरू से ही नैतिक रहा है, आध्यात्मिक रहा है। हम अपने समाज में काम कुंठा की नग्न अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। भाई प्रोग्रेसिव या जो मार्क्सवादी रचनाकार हैं वो यथार्थवाद की बात करते हैं। यथार्थ का अर्थ है सब कुछ सच सच कहना, बिना कुछ छिपाए, बिना किसी लाग लपेट के। तो क्या हम अपने पिताजी के सामने यौन भावों की भी अभिव्यक्ति करें? यह पूरी तरह से लंपटता होगी, यह पूरी तरह से अराजकता होगी, अनैतिकता होगी, उच्छृंखलता होगी, उदंडता होगी। इसलिए निराला भारतीय समाज को इसके नैतिक मूल्यों से जोड़कर ही देखना चाहते थे। दूसरी बात कि समाज को बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के दो वर्गों में बांटकर इसमें हिंसा, घृणा, संघर्ष, उन्माद, अराजकता नहीं फैलाना चाहते थे। यही वजह है कि एक तरफ उन्होंने प्रोग्रेसिव रचनाकारों का विरोध किया, तो दूसरी तरफ टी.एस. इलियट और फ्रायड जैसे विचारकों का विरोध किया। और उनसे भी ज़्यादा विरोध किया हिंदी साहित्य के उन पुछलग्गू रचनाकारों का जो टीरियर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं ऐसी विचारधाराओं के पीछे। और उससे भी ज़्यादा व्यंग
उनके पाठकों पर कि बिना सोचे समझे ऐसे पाठकगण ऐसी रचनाओं को पढ़ करके जिगर पर हाथ रख करके ये न कहें कि लिख दिया जहाँ सारा, वाह वाह न करें, इससे समाज कहीं ना कहीं अराजकता से ग्रसित होगा। तो अब देखिए पूरी बात आ गई। जो लोग ये लिखते हैं कि भाई निराला की यह रचना मार्क्सवादी है, वो पूरी तरह गलत लिखते हैं। निराला छायावादी थे, निराला पर वेदांत का प्रभाव था। निराला समाज को बांटना नहीं चाहते थे, जबकि मार्क्स समाज को बांटना चाहता था। मार्क्स की विचारधारा में समाज दो वर्गों में विभाजित है। मार्क्स ने यह माना कि शुरू से लेकर समाज वर्गों का इतिहास रहा है। तो जब आप लिखें तो शुरुआत करें, लिख लीजिए, प्रस्तुत हास्य व्यंग मूलक, लिखिए इत्मीनान से, प्रस्तुत हास्य व्यंग मूलक पंक्तियाँ निराला रचित कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग आज के तथाकथित मार्क्सवादियों और फ्रायडवादियों पर प्रहार करने से जुड़ा हुआ है। यह पंक्तियाँ स्वयं कुकुरमुत्ता के मुंह से उद्घाटित हैं इस रचना में। यह कुकुरमुत्ता बड़बोलेपन का शिकार है, फूहड़ भाषा है उसकी। वह न केवल बड़बोला है बल्कि वह गाली गलौज की भाषा करता है। जिस प्रकार आज के मार्क्सवादी बिना सोचे समझे किसी पर भी प्रहार आक्षेप करते हैं, नैतिक मूल्यों को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि इन्हीं के पास एक यथार्थ है, इन्होंने ही पूरे समाज का ठेका ले रखा है, इन्हीं के हाथ से जन कल्याण है और बाकी सब ने शोषण किया है। ठीक यह कुकुरमुत्ता ऐसी ही भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि ये पंक्तियाँ इस रचना में कुकुरमुत्ता के मुंह से ही उद्घाटित हैं। दूसरी तरफ गुलाब है जो कुछ नहीं कहता, वह शालीन है, वह मौन है। इसका अर्थ है कि वह नैतिक है, वह चुपचाप बर्दाश्त करता है। अज्ञे ने भी कहा था, मौन भी अभिव्यंजना है, जिसका जितना सच उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते सब में, तुम में जो व्यापा है उसे ही निभाओ। गुलाब मौन है जो उसकी शालीनता का, कुलीनता का परिचायक है। वह गाली गलौज नहीं करता, लेकिन कुकुरमुत्ता गालियाँ बकता है, फूहड़ गालियाँ। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंगो आप। तो लिखेंगे क्या, प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला रचित कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। इन हास्य व्यंग मूलक पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार ने एक तरफ उन मार्क्सवादियों पर प्रहार किया है जो बिना मार्क्स को समझे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें हिंसा, घृणा और उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार निराला ने फ्रायडवादियों पर, इलियटवादियों पर भी प्रहार किया है कि जिन रचनाकारों ने फ्रायड के विचारों का, फ्रायड के दर्शन का सहारा लेकर साहित्य रचा, एक तरफ इनसे अनैतिकता का प्रसार होता है साहित्य और समाज में, दूसरी तरफ मार्क्सवादी या प्रोग्रेसिव रचनाकारों के द्वारा कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। नीचे लिखिएगा, इस रचना का जो केंद्रीय भाव है या इस रचना का जो प्रतीकार्थ है, उसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि रचनाकार पर वेदांत का या अद्वैतवाद का प्रभाव था। रचनाकार ने समाज को बांटने की कोशिश नहीं की, समाज को एक करने की कोशिश की। यही वजह है कि इस रचना में गरीब माली की बेटी और अमीर नवाब की बेटी गोली और बहार के बीच मैत्री दर्शाई गई है, जो इस बात का संकेत है कि समाज को अमीर गरीब में बांटने से अच्छा है कि समाज को मानवतावाद की दृष्टि से एक किया जाए, उसमें मैत्री स्थापित की जाए। उनके भीतर जो खाई है, यानी समाज के जो दो वर्ग स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं या बांटने की कोशिश की जा रही है, इस खाई को पाटने की कोशिश की जाए, इस खाई को भरने की कोशिश की जाए, तभी मानवता जीवित रहेगी। अद्वैत का यह मानना है कि समाज को भेद में नहीं बांटा जा सकता, ना ईश्वर और जीवों में भेद है, ना मनुष्य मनुष्य में भेद है। इतना लिखने के बाद अब आप विशेष वगैरह की बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि रचनाकार निराला छायावादी थे। ऐसे में उनकी जो पंक्तियां हैं छायावादी विशेषताओं को धारण करती हैं। ये पंक्तियां भी मुक्त छंद की हैं। दूसरी बात लिख सकते हैं
कि इन पंक्तियों में हास्य व्यंग का प्रयोग किया गया है। तीसरी बात लिख सकते हैं कि छायावादी होकर भी ये पंक्तियाँ तत्समनिष्ठ भाषा में न होकर देशज और तद्भवनिष्ठ भाषा में लिखी गई हैं। दूसरी बात कि छायावाद में मानवीकरण और विशेषण विपर्यय जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया, इस रचना या इन पंक्तियों में भी मानवीकरण या विशेषण विपर्यय अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपने इतना लिख दिया तो अब आपको विशेष कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पूरी बात दर्शा दी। इसीलिए कहता हूँ बार बार कि जब व्याख्या लिखिए तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिए कि संपूर्ण रचनाकार की दृष्टि को जानिए, उसके रचनात्मक उद्देश्य को जानिए, क्योंकि पंक्तियों की व्याख्या जब आप करेंगे तो भावार्थ हो जाएगा। देखिए, इसमें पंक्ति का अर्थ भी आ गया, संपूर्ण रचना का केंद्रीय भाव भी आ गया, रचनात्मक उद्देश्य भी आ गया, विशेष भी आ गया, संदर्भ प्रसंग भी आ गया। आपने बात अपनी जो लिखनी थी वो लिख दी। करेक्ट है? तो आइए अब एक और फॉर्मूला को देखें हम लोग। दोस्तों, अब ज़रा इन पंक्तियों पर विचार कीजिए कि ये पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं और इन पंक्तियों में राम स्वयं को धिक्कार उठते हैं। राम और रावण के बीच जो पहले दिन का युद्ध लड़ा गया, उसमें राम पक्ष की सेना कमज़ोर पड़ती है और रावण पक्ष की सेना राम पर भारी पड़ती है। ऐसे में राम सानु सभा में बैठे निराशा की दशा में हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। राम के भीतर मानो चेतना खत्म हो गई है, उनके भीतर भय रूपी सागर मानो गरज रहा है और उनका विशाल हृदय मानो आकाश की भांति हो, लेकिन वह अंधकार उगल रहा है। घोर निराशा की दशा में है राम, चेतना शून्य दशा में। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि समस्या उनके सामने खड़ी है और वह समस्या है अन्याय जिधर है शक्ति उधर। जैसे ही सभासदों को, यानी युद्ध समाप्त होने के बाद सभा में राम बैठे हैं, सभासदों को राम बताते हैं कि मेरी निराशा का कारण क्या है, तो सब पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। मानो हनुमान राम का पांव पकड़े ही धरा में धंस जाते हैं। विभीषण और जामवंत किसी गहन चिंतन में डूब जाते हैं और तब विभीषण और जामवंत जैसे वयोवृद्ध सदस्य यह कहते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। जामवंत राम को समझाते हैं कि तुम पारंपरिक शक्ति की जगह मौलिक शक्ति की साधना करो राम, और हे राम, तुम भी पुरुषों में सिंह हो। जिस प्रकार सिंह शक्ति दुर्गा को, माता दुर्गा को धारण करता है, हे पुरुष सिंह, तुम भी इस शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो उसे धारण। और आराधन का दो उत्तर दृढ़ आराधन से। यदि रावण ने आराधन किया है, आराधन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए की जाती है साधना, इसमें सिर्फ बाह्य साधना होती है, कर्मकांड मूलक साधना, सगुण साधना। हे राम, आप दृढ़ आराधन करें जो आंतरिक और बाह्य दोनों साधना का संश्लेष होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। यह जनरंजन चरण कमल तल स्थित सिंह भाव से साधना की जाती है, यानी लोक कल्याण के लिए साधना की जाती है। व्यक्तिगत स्वार्थ को मारकर समाज के कल्याण के लिए जो साधना की जाए वो दृढ़ आराधन है। राम को जामवंत की यह सलाह पसंद आती है। पंक्तियों में भी है कि राम ने झुकाकर माथ दिया वृद्ध को मान। जामवंत की इस सलाह सुझाव पर सभी सभासद मानो सहमति जता रहे हैं और श्री राम भी उनके इस सुझाव पर मानो विनत होकर के स्वीकार कर लेते हैं। तय होता है कि अब इस महायुद्ध में राम सेनानायक नहीं होंगे, बल्कि लक्ष्मण महावाहिनी यानी इस महासेना के सेनानायक होंगे और राम स्वयं बैठेंगे दृढ़ आराधन में, यानी शक्ति की साधना में। जैसा कि आप जानते हैं, कविता का नाम राम की शक्ति पूजा है। हनुमान
देवी दह जाकर के लंका कुंड जाकर के वहाँ से 108 नील कमल लाते हैं। राम अपने मन को एकाग्रचित करके, तन मन की सूचिता को धारण करके शक्ति की साधना में लग जाते हैं। मुंह से दुर्गा के नामों का जाप करते हैं और भीतर ही भीतर योग साधना भी करते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं, यानी निर्गुण साधना योग और बाहर की सगुण साधना सगुण भक्ति। इसलिए राम समाराधन करते हैं, दृढ़ आराधन। और जैसे एक माला जाप करते हैं तो एक इंदिवर चढ़ाते हैं और इधर कुंडली भी जागृत होकर के चक्र दर चक्र से ऊपर को चढ़ती जाती है। आप जानते होंगे कि हठ योग साधना में 7 चक्रों की बात की गई है, मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्म चक्र तक। जैसे 108वां कमल दल चढ़ाया जाना शेष है, यानी राम की शक्ति साधना अब संपूर्ण ही होने को है। राम को अपनी इस साधना का फल मिलने ही वाला है कि मध्य रात्रि को महाशक्ति दुर्गा छिप करके पूजा का 108वां प्रिय इंदिवर कमल हर ले जाती हैं, चुरा ले जाती हैं। राम की आंखें बंद हैं, उनके मन में दुर्गा का विराट रूप छाया हुआ है, वह विराट छवि उनके मन में मानो प्रसारित है। मुंह से माता शक्ति या दुर्गा के नामों का गुणगान कर रहे हैं और जैसे 108वां कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वहाँ 108वां कमल दल मिलता नहीं। अब समस्या यह है कि राम यदि उस 108वें कमल दल को नहीं चढ़ाते तो साधना पूरी नहीं होगी, और उस 108वें कमल दल को खोजने के लिए आंखें खोलते हैं और अपना स्थान छोड़ते हैं, साधना छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर साधना भंग हो जाएगी, फिर से साधना करनी पड़ेगी। राम की दशा द्वंद्वग्रस्त हो उठती है, करें तो क्या करें। निराला की कोई भी रचना न केवल तात्कालिक समस्या की चर्चा करती है बल्कि शाश्वत समस्याओं की चर्चा करती है। और दूसरी बात कि निराला की जो रचनाएं हैं, देखा जाए तो उनमें भाव संसार 3 स्तरों पे है, यानी उनकी कविताओं का जो अर्थ है 3 रूपों में उद्घाटित होता है। एक तरफ व्यक्तिगत अर्थ देता है, दूसरी तरफ सामाजिक अर्थ देता है, तीसरी तरफ राष्ट्रीय और दार्शनिक अर्थ भी देता है। इस कविता में भी यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारे भाव व्यक्तिगत रूप से निराला के लिए भी जुड़े हुए हैं। जैसे राम कहते हैं, धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा ही शोध, जानकी हाय प्रिया का उद्धार न हो सका। राम को लग जाता है कि एक ऐसा जीवन है जो संपूर्ण जीवन मानो साधना में ही व्यतीत हुआ, जैसे साधनों के तलाश में ही जीवन बीत गया, संघर्ष करते करते ही मानो जीवन बीत गया। जीवन में जब जब संघर्ष आया, उन संघर्षों से लड़ने के लिए, हालातों से लड़ने के लिए बार बार नए नए समाधान ढूंढने पड़े, यानी समाधान और शोध करने में ही जीवन बीत गया। और जैसे जैसे कोई समस्या आई, समाधान ढूंढा, तो वहां भी विरोध। इसीलिए राम कह पड़ते हैं, धिक जीवन जो पाता आया सदा ही विरोध। अब यदि इसी पंक्ति को देखें आप सरोज स्मृति में, तो वहां भी निराला कहते हैं निराला व्यर्थ हो गया जीवन में, रण में गया हार, या खड़ा मैं देखता रहा खड़ा अपल वह सरक्षेप वह रण कौशल, या कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, या उससे भी कहीं अधिक तर्क संगत मिलने वाली पंक्ति कहते हैं कि धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्धागमो पाए। जैसे राम कहते हैं कि मैं तो शोध करता आया, प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढा, लेकिन वहां भी विरोध झेलना पड़ा। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी इस रचना का भाव है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्वाधीनता आंदोलन में जो जनता संघर्ष कर रही थी, उसकी भी दशा कुछ राम और निराला की तरह ही थी। निराला भी साहित्यिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे थे, राम भी अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे थे, और
राष्ट्रीय जनता भी स्वाधीनता आंदोलन में एक से एक बढ़कर प्रयास कर रही थी। कभी 1857 तो कभी चंपारण, कभी खेड़ा, कभी किसान विद्रोह, कभी सविनय अवज्ञा, कभी असहयोग आंदोलन। लेकिन सभी प्रयासों में या तो उसे विफलता मिल रही थी या उसे कई विरोध झेलने पड़ रहे थे। जैसे राम को लगता है जानकी हाय प्रिया का उद्धार न हो सका, 108वां कमल दल नहीं मिलता है, राम बिफर पड़ते हैं, मानो उनका मन रो पड़ता है। वैसे ही राष्ट्रीय जनता को हर प्रयास पर लगने लगता था कि अब मुक्ति यानी स्वाधीनता लगता है मिलेगी नहीं। जिस प्रकार राम निराशा की दशा में है उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता भी। किंतु निराला की कविताओं की यह एक विशेषता है कि निराला अद्वैतवादी थे। अलौकिकता का लौकिकता से सामंजस्य बैठाना, आध्यात्मिकता का बौद्धिकता से सामंजस्य बैठाना उनकी कविताओं में विशेष बात है। इसीलिए उनकी कविताओं में देखिए भाव में भी अद्वैत है। उनकी कविता में साधना निर्गुण और सगुण का भी अद्वैत करते हैं, विचारधारा का भी अद्वैत करते हैं, मानवता का भी अद्वैत यानी भेद खत्म करते हैं। मानव के बीच भेद नहीं है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। निराला का मन एक तरफ लौकिक है, इसीलिए स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा फिर संशय। ये राम अलौकिक हैं, विष्णु के अवतार हैं, अलौकिक शक्तियों को धारण करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ यही राम एक लौकिक मानव भी हैं, वन वन भटकने वाले, पत्नी की तलाश में दर दर ठोकर खाने वाले एक अति सामान्य मानव राम भी हैं। अब आप देखिए नवजागरण परक चेतना, उसमें एक तरफ हमारे अतीत की श्रेष्ठता विराजमान है, अलौकिकता, हम किसी से हारे नहीं, और दूसरी तरफ वर्तमान जगत की समस्याएं व्याप्त थीं। वर्तमान समय यानी उस समय की जो समस्या थी, हम हारे हुए थे, हम निराश थे, हम पराधीन थे। तो राम का एक मन है जो फिर से चीख पड़ा रहे कि अब लगता है पत्नी की मुक्ति, सीता की मुक्ति रावण जैसे अत्याचारी के हाथों नहीं हो पाएगी। अब लगता है जीवन भर सीता दुख पाएगी। वैसे ही राष्ट्रीय जनता भी सोच पड़ी है। किंतु एक दूसरा मन भी है जो अलौकिक है, जो ना थकने वाला है। वो दैन्य नहीं जानता, वो पलायन नहीं जानता, वो गिड़गिड़ाना नहीं जानता, जैसे आपका और हमारा मन। ध्यान से सुनिएगा, आप जब तैयारी करते हैं तो एक दिन लगता है अरे मैं फोड़ दूंगा, एकदम अलौकिक मन, और अगले दिन एकदम टूटे फूटे दशा में रहते हैं, लगता है मेरा होगा नहीं। ये क्या है? हम सब उसी पारंपरिक पीढ़ी के वंशज हैं, ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारा मन भी अलौकिक है और कहीं ना कहीं लौकिक है। एक तरफ लौकिक मन में संशय है तो दूसरी तरफ अलौकिक मन में दृढ़ निश्चय का भाव है। इसीलिए राम का एक तरफ दोस्तों अलौकिक मन है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो थकता नहीं, अथक है। लाखों हजारों शत्रुओं के बीच भी, दुर्दांत शत्रुओं के बीच भी यह राम का मन दुराक्रांत नहीं होता, भयभीत नहीं होता। इसलिए यह अलौकिक मन है। लेकिन दूसरी तरफ इसी राम का एक मन है जिसमें डर है, भय है, निराशा है, जानकी हाय प्रिया का उद्धार न हो सका। मानवोचित मन है। लेकिन जो अलौकिक मन है, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा, राम में जगी स्मृति। राम के इस अलौकिक मन में बुद्धि है, बौद्धिकता है और विचार करने की क्षमता है। इसलिए यह कहा गया कि इस रचना में आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का सामंजस्य है, भावुकता और वैज्ञानिकता का सामंजस्य है। निराला जैसे छायावादी यह मानते थे कि भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति का मूल्य है आध्यात्मिकता, जबकि पश्चिमी जगत का मूल्य है वैज्ञानिकता। हम तभी दृढ़ आराधन से जुड़ पाएंगे, हम तभी अद्वैत से जुड़ पाएंगे, हमें स्वाधीनता तभी मिलेगी जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में बौद्धिक ऊर्जा को जोड़ लें, जब हम अपनी भावुकता में बौद्धिकता को जोड़ लें,
जब हम परंपरा में नवीनता को जोड़ लें, इसलिए राम का एक मन बुद्धि या चेतना की दशा में पहुंचता है। अब तक निराशा की दशा में थे राम, अब तक हत चेतन थे राम, चेतना शून्य थे राम, लेकिन चेतना जगती है उनमें स्मृतियां जगती और याद आता है क्या यह है उपाय। मानो राम का हाथ फिर उठ खड़ा होता है। क्या माता कहा करती थी सदा राजीव नयन कि मैं तो शक्ति दुर्गा की उपासना कर रहा हूं साधना, ये भी तो माँ है, और मेरी जननी ने, मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे राजीव नयन कमल नयन कहा। तो अभी भी शेष हैं 2 नील कमल, पुरस चरण करता हूं देकर मात एक नयन। मेरी माँ ने मुझे राजीव नयन कमल नयन कहा, और हे माता दुर्गा तुम भी माँ हो, मैं दाईं आंख को ही नील कमल बनाकर तुम पर अर्पित करता हूं, चढ़ाता हूं। अब आप समझिए कि क्या आप पंक्तियों का अर्थ लिख रहे हैं, संपूर्ण रचना दृष्टि को लिख रहे हैं, रचनाकार के रचनात्मक उद्देश्य को लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां निराला रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग राम के द्वारा की गई साधना या उनके द्वारा किए गए दृढ़ आराधन से है, जहाँ वह शक्ति साधना के क्रम में एक तरफ योग बल का यानी आंतरिक योग साधना का सहारा लेते हैं, दूसरी तरफ बाह्य भक्ति विधान यानी पूजा का सहारा, निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों के समाराधन के द्वारा, दृढ़ आराधन के द्वारा शक्ति की साधना कर रहे हैं। राम अभी अपनी शक्ति साधना के अंतिम चरण में ही थे। उनकी साधना पूरी ही होने वाली थी कि शक्ति छल द्वारा या हंस करके मध्य रात्रि में 108वें कमल दल को हर ले जाती। संदर्भ प्रसंग नीचे जब आप मुख्य भाग लिखते हैं, रचनाकार निराला की पंक्तियां न केवल तत्कालीन समस्याओं की चर्चा करती हैं बल्कि शाश्वत समस्याओं की चर्चा करती हैं। निराला की पंक्तियों या ये पंक्तियां संकेत देती हैं कि एक तरफ इसमें कहीं ना कहीं राम की जीवन गाथा जुड़ी हुई है, तो व्यक्तिगत रूप में रचनाकार निराला की भी गाथा जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं इन पंक्तियों का संकेत राष्ट्रीय जनता से भी है। लिखिए फटाफट, क्या लिखेंगे कि उपरोक्त या उपर्युक्त पंक्तियां एक तरफ रचनाकार निराला के व्यक्तिगत भावों का संकेत देती हैं, दूसरी तरफ राम की कथा को भी उद्घाटित करती हैं, और कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय जनता की समस्याओं को भी व्यक्त करती हैं। रचनाकार निराला ने जिस राम की छवि को गढ़ने की कोशिश की, राम जितने लौकिक हैं उतने ही अलौकिक हैं, राम जितने आध्यात्मिक हैं उतने ही वैज्ञानिक हैं, जितने भावुक हैं उतने ही बौद्धिक हैं। इसलिए राम का मन विभाजित है। एक तरफ उनका अलौकिक मन है, स्थिर राघवेंद्र हैं राम, जो किसी भी परिस्थिति में डिगते नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उनका लौकिक मन है जो संशय से भरा हुआ है। एक तरफ उनका अलौकिक मन है जो किसी भी परिस्थिति में थकता नहीं, दूसरी तरफ उनका मानवोचित लौकिक मन है जो अपनी पत्नी की मुक्ति को लेकर के बिफर पड़ा है। इसलिए आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती हैं, बार बार कहते छल छल हो गए नयन। किंतु ये पंक्तियां संकेत देती हैं कि नवजागरण परक चेतना अतीत से प्रेरित है। नवीनता और जो परंपरा है उसके सामंजस्य का नाम ही नवजागरण परक चेतना है, अतीत से प्रेरणा का ही नाम नवजागरण परक चेतना है। राम के लौकिक मन में परंपराओं का वास है, तो कहीं ना कहीं उनका जो अलौकिक मन है वह बौद्धिकता और वैज्ञानिकता का भी सामंजस्य करता है। उन्हें याद आता है कि माता मुझे सदा राजीव नयन कहा करती थी। यहाँ फिर अगर 2 बातें लिखें पैराग्राफ चेंज करके, कि जिस प्रकार इन पंक्तियों में राम धिक्कार उठते हैं अपने जीवन भर की साधना और
प्रत्येक साधना समस्या के लिए किए गए समाधान के लिए हर बार समस्याएं अलग, उन समस्याओं के समाधान, मानो राम का संपूर्ण जीवन समस्या और समाधान में ही बीत गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता भी धिक्कार उठती है क्या कि अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए बार बार उन्हें सफलता के लिए स्वाधीनता आंदोलन की नई तैयारी करनी पड़ी, नई लड़ाई लड़नी पड़ी और हर बार विरोध झेलना पड़ा, फिर भी निराशा यानी सफलता हाथ नहीं लगी। जैसे राम को लगता है कि जानकी हाय प्रिया का उद्धार न हो सका, वैसे ही राष्ट्रीय जनता भी सोच में पड़ जाती है कि लगता है अब अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक यही भाव कुछ निराला के मन में भी था। निराला भी स्वयं को धिक्कार उठते हैं कि धन्य पिता मैं निरर्थक था, या दुखी ही जीवन की कथा रही। दर्शा सकते हैं कि निराला की कविता में आप और जोड़ सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि निराला की रचनाओं में सतत अंधकार दिखाई पड़ता है, या यूं कहें कि अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। उनकी रचना अंधकार से प्रकाश की ओर और निराशा से आशा की ओर गतिशील है। यहाँ जो अंधकार है वह निराशा का परिचायक है, पराधीनता का परिचायक है, और जो प्रकाश है वह नवजागरण का परिचायक है। इसलिए इसमें चेतना भी है, इसमें बौद्धिकता भी है, इसमें कहीं ना कहीं निराशा भी है। करेक्ट है। इतना लिखने के बाद नीचे लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह छायावादी शिल्प को दर्शाती हैं, मुक्त छंद शैली में लिखी गई हैं, तत्समनिष्ठ भाषा है, सघन बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग है, लाक्षणिकता का प्रयोग है, रहस्यात्मकता का प्रयोग है, मानवीकरण और विशेषण विपर्यय अलंकारों का प्रयोग है। करेक्ट है। कितना समझ में आया? अब मुझे यकीन से बताइए कि क्या आप पंक्ति का अर्थ लिख रहे हैं या संपूर्ण रचना दर्शन को? बिना रचना दर्शन को जाने पंक्ति की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हाँ, पंक्ति का अर्थ जानना तो जरूरी है ही, लेकिन कई बार अर्थ ना मिले तो भी अगर रचना दर्शन है आपके पास, संपूर्ण रचना दृष्टि है, रचनात्मक उद्देश्य है, तो लिख ले जाएंगे। तो इसको कीजिए। बाकी ग्रुप में अब रेगुलर व्याख्याएं मिलने लगेंगी। अच्छा, इतना लिखने के बाद दोस्तों ज़रा 22 तारीख के लिए, 22 फरवरी के लिए एक ही प्रश्न देंगे और फिर व्याख्या कराएंगे। 22 फरवरी को सरोज स्मृति की 2 व्याख्या फिर कराएंगे, यानी उससे आप व्याख्या की समस्या से निजात पालेंगे। प्रश्न जो होगा राष्ट्रभाषा पर अगर आपने लिखा है तो उस दिन राष्ट्रभाषा पर भी लिखाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज 22 फरवरी के लिए प्रश्न लिख लीजिए गोदान से 2 प्रश्न, अथवा में लिखिएगा गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। देखिए बहुत पारंपरिक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न गोदान कृषक जीवन की त्रासदी का नाटक है। जिसको जो समझ में आए लिखिए। पहला प्रश्न गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, दूसरा गोदान कृषक जीवन की त्रासदी का नाटक है। सभी परीक्षाओं में है, लिखिए। और एक तीसरा अथवा, लिखना एक ही है, खबरदार जो एक ही आदमी तीनों लिख के भेजा नहीं चेक करूंगा। एक ही प्रश्न लिखिएगा। तीसरा बोल रहा हूं गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। गोदान की केंद्रीय समस्या या मूल समस्या ऋण की। एक ही प्रश्न लिखना है, एक आदमी एक ही लिखे। सरोज स्मृति पर हम लोग व्याख्या देखेंगे और इन प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रभाषा पर, राजभाषा पर कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, दक्षिणी हिंदी पर भी लिखा है। कोशिश कीजिए थोड़ा और सामान्य बातों को सुनिए। और हाँ, दूसरी बात की जो लोग पीडीएफ मुझसे मांग रहे हैं, पीडीएफ तो मैं भेज ही रहा हूँ, उससे बेहतर है कि जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ या पहले लिखाया हूँ उस कॉपी को कहीं से आप लोग मंगा लें। वो 5 कॉपी है, आपकी सारी समस्याओं का उसमें समाधान है, वो रामबाण है। जितने लोगों के पास वो कॉपी पहुंची है ग्रुप पर उस पर मैसेज डालें कि वो कॉपी कैसी है, काम लायक है या बेमतलब है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।